आइए बच्चों, आगे हम लोग जा रहे हैं आज पढ़ने किरचॉफ्स लॉ। ओके, तो आइए देखिए। किरचॉफ का नियम देखिए, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था इवेंट है। किरचॉफ ने रॉबर्ट किरचॉफ इन द ईयर 1842, ठीक है, 1842 में इन्होंने क्या किया, ही गेव्स 2 लॉज रिलेटेड टू एनी सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से संबंधी, किसी विद्युत परिपथ से संबंधी इन्होंने 2 नियम दिए। उन्हीं 2 नियमों को हम कहते हैं किरचॉफ का नियम। पहला नियम है फर्स्ट लॉ को कहते हैं, या तो फर्स्ट लॉ, या तो कहिए प्रथम नियम या इसे कहेंगे आप संधि का नियम। क्यों संधि का नियम है अभी समझ में आ जाएगा। संधि का नियम, या फॉर समटाइम्स आप इसे धारा का नियम भी कह सकते हैं। धारा का नियम भी कह सकते हैं। क्यों, पता चल जाएगा। ये रहा पहला नियम। पहले पहला पढ़ लिया जाए, फिर दूसरा पढ़ते हैं। ओके, तो पहला नियम कहता है, प्रथम नियम है संधि का नियम है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the algebraic sum of all the current entering into the junction is always equal to the algebraic sum of all the currents in leaving the junction। मतलब कि अगर किसी संधि पर, संधि मतलब जोड़ना, किसी संधि पर जितनी धाराएं आती हैं उन सभी धाराओं के, जितनी धाराएं आती हैं उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के सदैव बराबर होता है। तो हमने मान लिया कि I1, I2, I3 है ये, और ये I4, I5 है। और एक बात इसमें एक्स्ट्रा आप याद रखेंगे, जो धाराएं जंक्शन पे संधि पर आती हैं उनको हम लोग धनात्मक दिशा में यानी पॉजिटिव लेते हैं, और जो संधि से दूर जाती हैं उन्हें सदैव हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो अगर इस नियमानुसार देखें तो प्रथम नियम कहता है कि किसी संधि के लिए या किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के सदैव बराबर होता है। अर्थात इस नियमानुसार हम कह सकते हैं कि I1 और I2 जितनी धाराएं आती हैं सबको पॉजिटिव लेते हैं, और जो धाराएं जाती हैं उनका साइन कन्वेंशन निगेटिव लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये सभी संधि पे जा रही हैं इसलिए इनको पॉजिटिव कहेंगे, और जो संधि से दूर जा रही हैं उनको कहेंगे I4 माइनस में, और I5 इक्वल टू क्या, 0। संधि पर आने वाली सभी धाराएं ये हैं। संधि पर आने वाली सभी धारा, संधि पर आने वाली सभी धारा है, माइनस संधि से दूर जाने वाली, ये पूरा है संधि से दूर जाने वाली धारा बराबर का है 0। इसलिए हम इस नियम को ऐसे भी बोल सकते हैं। एक बात और बताइए, संधि से दूर जाने वाली, अगर मैं इसको उधर भेजूँ तो बराबर आ जाएगा। तो यानी कि हम चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जितनी प्लस वाला है इसको यहीं पे छोड़िए और माइनस वाले को उधर भेजिए, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है संधि पर आने वाली सभी धाराएं, और ये क्या, संधि से दूर जाने वाली सभी धाराएं। मतलब ये इंटर कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, जो इंटरिंग करेंट्स, और ये क्या है, लीविंग करेंट, जो करेंट सर्किट को, ये जंक्शन को छोड़ करके जा रही हैं। तो कैसे हम इसको 2 तरीके से संबोधित कर सकते हैं इस नियम को, क्या, कि किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के सदैव बराबर होता है। ऐसे कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि दोनों का, संधि पर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये समझ में आ गया होगा। हम लिखेंगे अभी, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 एम्पियर करंट आ रही है, 7 एम्पियर करंट आ रही है, 9 एम्पियर की जा रही है, 8 एम्पियर की जा रही है। कुछ तो गड़बड़ हुई है भैया, चलो इसको आ रही है कर दिया जाए, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ये जा रही है, अब बताइए, क्योंकि आने वाली से ज़्यादा तो जाने वाली हो गई थी ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है, जब आवेगा तब ना जाएगा। इधर सुनिए, 5 आ रही है, यहाँ 7 आ रही है, कुल 12 हुआ। अब 12 और 9 21, अरे तो 21 तो आ रही है ना, तो आने वाली धाराएं हो गई 21 एम्पियर, और जाने वाली धारा 8 है। जितना आती है उतना ही जाती है, तो आई 21 तो 21 जाएगी भी, लेकिन जा रही है 8, तो इसमें कितना होगा,
13 8 3 8 और 13, हाँ 13 जोड़ देंगे कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान कितना होना चाहिए 13 एम्पियर। आ गया ना? यस। समझ में आया ना? बढ़िया। इस तरह से अगर हम इसको देखना चाहें तो कितनी धाराएं आ रही है देखिए 6 4 3 6 4 10 13 आ रही है तो 13 जाएगी 10 यहाँ जा रहा है तो यहाँ कितना होना चाहिए 3 एम्पियर। ऐसा हो गया। ठीक है। आज ये जरा थोड़ा ये देख लिया जाए। ये 4 एम्पियर आ रही है, ये 4 एम्पियर आ रही है, ये 2 एम्पियर जा रही है तो ये कितना 4 4 8 आया था 2 चला गया तो इसमें कितना बचा 6 बचा। तो 6 यहाँ पर आया 2 चला गया तो कितना बचा 4 बचा। और यहाँ 4 आया 2 और आ गया 6 में से 1 चला गया कितना 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा? आइए तड़कता भड़कता क्वेश्चन लीजिए। 3 एम्पियर 15 एम्पियर 8 एम्पियर नहीं इसको बताएं 5 मान एम्पियर। और एक काम सुनिए यहाँ पर 8 एम्पियर मान लीजिए ऐसे हैं तो जरा मुझे बता दिया जाए कि आई का वैल्यू कितना होगा। ठीक है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं कितना है। ठीक है। और आप लोग देखें बताइए कितना आएगा। 31। और कोई? हाँ ये सब समझ में आया है ना? सबको आया है ना? बस वही नियम लगाइए। आइए बताइए आई का वैल्यू बताइए सब। अगर ये बता दिए आप तो समझ जाएंगे फर्स्ट लॉ आ गया सेकंड पे आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं करना है। ठीक है। 23। अच्छा। और आप लोग भी चेक कर लें। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे अभी देंगे कितना आया। सर 21 ओके नहीं 23। अच्छा आप पीछे बताएं बेटा 31 ओके यस 31 टोटल नहीं हमें आई का वैल्यू बताइए बस। अलग 21 23। अच्छा आइए चेक करते हैं कौन सही है कौन गलत है। यहाँ देखें 15 आया कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। फिलहाल मुझे जहाँ अच्छा लगा 15 यहाँ आया तो 15 में से 8 नीचे चला गया तो इधर कितना 7 यहाँ आया 3 यहाँ आया। एक बात बताइएगा ये 7 ऊपर नहीं जाएगा ये 3 7 में नहीं आएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर ये 3 इधर आएगा तो ये धारा उसका विरोध करेगा। और धारा हमेशा उस पथ को रास्ते को प्रीफर करती है जिसमें रेजिस्टेंस का मान कम से कम हो। तो ये इधर जाएगा तो आप इससे लड़ना पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा तो उससे लड़ना पड़ेगा। इसलिए दोनों मिलकर भैया चलो इस रास्ते चलते हैं। समझ गए ना? तो दोनों मिलकर नीचे जाएगा तो 10 हो जाएगा। 3 ये 7 ये दोनों मिलकर नीचे जाएंगे। एक बात और बताइए ऐसे अगर ये 8 यहाँ आया है 5 यहाँ आया तो कुल कितना 13। न तो ये 5 ऊपर जाएगा ना तो 8 इसमें आएगा। ये दोनों मिलकर कहाँ जाएंगे इस रास्ते में बोलिए ना। तो ये 13 एम्पियर यहाँ आया और 10 एम्पियर यहाँ आया तो 10 और 13 जोड़ने में 23 होता है। आया कि नहीं समझ में? बोलिए आया क्या? तो फर्स्ट लॉ सबको समझ में आया। आइए फर्स्ट लॉ पहले हम लोग लिख लिया जाए फिर सेकंड पढ़ते हैं। ओके तो लिखिएगा इन द ईयर। अच्छा हिंदी में सन 1842 में प्रथम नियम का है लिख रहे हैं। अभी पहले किरचॉफ का नियम उसमें 2 लाइन पहले माहौल बनाएंगे ना उसके बाद पहला नियम। हाँ लिखिएगा लिखिए सन 1842 में किरचॉफ ने परिपथ संबंधी देखिए आपके पेपर में बोर्ड के पेपर में किरचॉफ को किरखॉफ लिख देता है कभी कभी ना तो वो देख लेना कि यहाँ स्पेलिंग है इंग्लिश वाले हैं वो किरखॉफ वगैरह आप लिख लेना। यहाँ एफ लिखा है ना वो यहाँ पर भी किरखॉफ लिखता है वो कोई नहीं है वो ठीक है आप लिखेंगे। तो परिपथ संबंधी बेटा संबंधी में आगे से रहेगा ना कोई बात नहीं। चलिए परिपथ संबंधी कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। देखिए परिपथ संबंधी 2 नियम दिए। परिपथ संबंधी 2 नियम दिए। पहला लिखिएगा प्रथम नियम या संधि का नियम
या धारा का नियम। हालांकि बुक वगैरह में देखेंगे तो दो ही लिखा रहेगा ऐसा, प्रथम नियम संधि का नियम। धारा का नियम क्यों कहा जाता है बाद में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये धारा संबंधी है ना, और आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा ना, इस संधि पे आने वाली सभी धाराओं तथा संधि से दूर जाने वाली सभी धारा बराबर है, इसलिए धारा के संबंध में दिया गया, इसलिए इसको धारा का नियम भी कहते हैं। ओके, लिखें इस नियमानुसार, इस नियमानुसार तो मान लगाइएगा किसी संधि पर आने वाली, किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का, आने वाली सभी धाराओं, कौन धारा, विद्युत धारा है ना, हाँ, तो संधि पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग का बीजगणितीय योग को मान लगाइए संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। ठीक है, क्या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि संधि पर आने वाली सभी धारा तथा संधि से दूर जाने वाली सभी धाराएं आपस में सदैव बराबर होती हैं? हाँ। या करके दूसरा नियम लिख लीजिए इसका, या करके, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कॉमा से अभी जो शुरू किए थे इन्वर्टेड कॉमा वगैरह लगा के लिखे होंगे तो लास्ट में बंद कर दीजिएगा, ठीक है, लिखेगा या करके दूसरा नियम लिखेगा संधि पे आने वाली सभी धाराएं, संधि पर आने वाली सभी धाराएं संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के, संधि पर आने वाली, संधि पे नहीं बेटा वो ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, संधि पर आने वाली सभी धाराएं संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के सदैव बराबर होती है, सदैव बराबर होती है। अर्थात करके नीचे आइएगा, तो मैंने ये तो हटा दिया, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल इसका ऐसे बना दूँ। अच्छा, यहाँ पर अर्थात करके आप नीचे से लिखेंगे क्या, समेशन, देखिएगा आई नहीं, पहले आप एक काम करिए, ये अर्थात करके ये लिखिए बेटा, ये लिखिए, ये एग्जाम्पल ये दिखा दीजिए, अर्थात लिखिए, ये फोटो दिखाइए, ये संधि है ना, ये फोटो दिखाइए और ये दोनों लाइन लिखिए, ये दोनों लाइन लिखिए। पूछना है तो बताएं, ये दो लाइन लिखना है, ठीक है, हो जाए तो बताइए। अगर ऊपर वाला परिभाषा देंगे तो ऊपर वाला लाइन लिख के छोड़ देंगे आप, समझ रहे हैं। एक बात बताइए जरा बच्चों, इधर क्या मैं इसको देखें, इस ऊपर वाली लाइन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन आई बराबर 0, चाहे छोटा आई चाहे बड़ा आई, आप जानिए, बोलिए 0 लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ। अरे कुल धारा हो गया ना, हाँ। तो ये दोनों का योग क्या है, 0 लिख सकता हूँ ना। तो आप चाहें तो बगल में जा करके अगर आपके पास समय हो तो वो जगह हो तो बना सकते हैं, लेकिन पहले वाले के लिए ना, तो मैंने दो परिभाषाएं दिया है,
तो अगर ऊपर वाला परिभाषा देंगे तो ऊपर वाला लाइन लिखिएगा, नीचे वाला देंगे तो नीचे वाला लिखिएगा। अब ये सर बात तो दोनों एक ही है, आप है नहीं की, तो ऊपर वाली बात जो मैंने कहा है वही नीचे वाली बात नहीं, ओके बढ़िया। अब सुनिएगा एक बात बताइए, जितना धारा आया उतना चला गया, बेटा धारा किसे कहते हैं? जब आवेश के बाद निकल वो धारा कहते हैं। यानी आवेश जितना पे गति करते हुए यहाँ बिंदु पर आया उतनी गति करते हुए यहाँ से चला गया। मतलब देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन, मतलब कि संधि पर कोई भी आवेश का संचय, मतलब आवेश बचा नहीं रह जाएगा, समझ रहे ना? जैसे एग्जाम्पल सुनिएगा, बढ़िया से। अगर आप एक जगह पे जितना पानी ला रहे हैं उतना पानी वहाँ से बह के चला गया, यहाँ पे हम जितना पानी गिरा रहे हैं वो पूरा बह के चला गया। लेकिन अगर मैं यहाँ खड्डा कर दूँ थोड़ा सा, अब जितना पाइप लगा करके यहाँ पानी ला रहे हैं उतना पाइप लगा के पानी भेज दें तो थोड़ा सा खड्डा में पानी बचा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा उसमें पानी बचा रह जाएगा ना, तो वहाँ पे तो एक्यूमुलेशन हो गया, वहाँ पे तो संचित हो गया ना। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जितना आवेश आया वो पूरा आवेश वहाँ से चला गया। तो एक बात बताइएगा, जितना आवेश आया उतना आवेश चला गया, मतलब वहाँ पे कुछ बचा नहीं, जितना था पहले उतना ही है। वहाँ पे शून्य आवेश था तो पहले अभी भी शून्य है आने के, तो एक बात बताइए, आने के पहले भी आवेश शून्य था, ये सब क्रिया होने के बाद भी आवेश क्या है? शून्य। इसका मतलब कि वहाँ पे आवेश का संचय नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं, अर्थात मतलब इसमें नोट के रूप में लिख सकते हैं क्या, कि यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। समझ गए आप? सही बात है ना? तो इसे पूछता है एमसीक्यूज में, पहले नियम में क्या संचित रहता है या किसका संरक्षण रहता है, किस संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है पहला नियम? तो आप कहेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो आप नोट करके लिखिएगा एक लाइन, यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या मुझे ये बताना लिखवाना पड़ेगा कि जितना धारा आ रही है उतना धारा जा रही है, इसलिए वहाँ पे कोई भी आवेश का संचय नहीं होगा? बताएं आप, याद रहेगा ना? नहीं तो आपका मन हो तो आप स्टार बना के लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी धारा संधि पे आ रही है, जितना आवेश संधि पर आएंगे उतनी आवेश संधि से दूर जाएंगे, अतः वहाँ पे संधि पर कोई भी आवेश का संचय नहीं होगा। आप क्या लिखवाना है बोलो, देखिए एक्स्ट्रा बना के, नहीं इसलिए लिखवा रहा हूँ ना, आप कॉपी अगर आपके छोटे भाई बहन पढ़े तो उन्हें एक्स्ट्रा पता चलना चाहिए ना, तो लिखेंगे आपने लिखा, चूंकि संधि पर जितना आवेश आता है उतना ही आवेश संधि से दूर चला जाता है। अर्थात संधि पर आवेश का संचय नहीं होता। अब ये ना जितने मैंने इक्वेशंस करा रखे हैं, इक्वेशंस आप लिख लीजिए नीचे के एग्जाम्पल करके सारे क्वेश्चन लिख लीजिए और अगला लगाते हैं। बेटा जरा वीडियो को कोई पॉज कर दीजिए, ऊपर हटवा बस। आइए बच्चों, तो आई थिंक आपको फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा। अब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड लॉ पढ़ने, ठीक है? किरचॉफ का परिपथ संबंधी द्वितीय नियम, तो हमारा हेडिंग होगा द्वितीय नियम। This one is also called as the वोल्टता का नियम, वोल्टेज लॉ, वोल्टता का नियम, also called as the बंद पास का नियम या लूप रूल ना। अरे भाई लाइट चलेगी क्या? या इसे हम लूप का नियम भी कहते हैं, लूप का नियम, ठीक है? और क्लोज्ड मेस लूप को ना मेस भी कहते हैं। खाना खाने वाला मेस नहीं है बेटा, है ना? मेश क्लोज लूप मतलब कोई भी परिपथ है जिसमें धारा प्रवाहित होती है वो क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा। लूप मतलब बंद होना चाहिए वो ना, ओके? तो कोई परिपथ टूटा रहेगा तो थोड़ा करंट फ्लो करेगा, है ना? ओके ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग की दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दूसरा नियम ये कहता है कि
किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, विद्युत धारा तथा उसके संगत मतलब उसके रास्ते में जो प्रतिरोध पड़ेगा ना, तो किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। अब समझना, मजा आएगा। देखना, हम यहाँ पहले मुझे बनाने दीजिएगा सर्किट बनाने दीजिएगा। मान लीजिए मैं एक सर्किट यहाँ बना रहा हूँ, टेढ़ा बन गया भाई, सही है, चलेगा? हेलो बच्चों, टेढ़ा बन गया थोड़ा, सही है ना? चलेगा? अच्छा, ये R1 कह दिए, इसको R2 कह दिए और इसको R3 कह दिए। इधर सुनिए, बातें नहीं, इसकी धारा इधर सुनिए, इधर सुनिए, इसकी धारा प्लस से माइनस में ना, तो इसकी धारा निकलेगी इधर जाएगी, तो पहले वाले सेट का धारा क्या कर दिया जाए? आपको पता है कि एक सिरे से जितनी धारा जाती है वापस उसमें उतना ही आती है, बोलिए ना। I1 जितना चला तो नहीं वापस आएगा ना। अच्छा, इसका धारा क्या होगा? I2 है ना। ये धारा यहाँ पे आई, ये धारा यहाँ पे आई, ये धारा भी यहाँ पे आई, और दोनों ये धारा ऊपर नहीं जाना चाहेगी, ये धारा इसमें नहीं जाना चाहेगी, दोनों मिलकर नीचे जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये धारा ऊपर जाएगी तो वो वाला धारा उसको विरोध करेगा। यही चीज नंबर पे लगता है बेटा, ये सब हरकत आप लोग का ना, दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा। अभी जब आप लोग का क्लास लगवाते हैं इधर, तो यहाँ से जब ये करंट ऐसे आएगा, इसमें जाएगा, तो ये धारा उसका विरोध करेगा, इसलिए दोनों धाराएं मिलकर के उस पाथ को प्रेफर करेंगी जहाँ पे रेजिस्टेंस कम से कम हो, इसलिए इसमें दोनों मिलकर जाएंगे, नाम होगा I1 प्लस I2। बहुत बढ़िया, यही करंट किसमें जाएगा? बढ़िया। अब यहाँ पर जो करंट यहाँ से आया है बेटा, जरा बताइएगा, ये वाला वापस इस सेल का है ना करंट I2, तो इसमें आना भी कितना चाहिए? I2। यहाँ से कितना चला था? I1। तो वापस भी कितना आना चाहिए? I1, क्योंकि वही सर्किट है। तो बताइएगा, अगर यहाँ से यहाँ कितना, इस समय यहाँ पर कितना है बोलिए? I1 प्लस I2। तो इसमें से कितना चला गया अंदर? I2। तो बचा कितना? I1। वही ऊपर है, सुनाया क्या? ठीक है। अच्छा, तो जरा मुझे बताइएगा, ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, तो मान लीजिए पहला लूप, अरे लूप मतलब परिपथ ना, ये दूसरा लूप, बोलिए। अगर हम पहले लूप की बात करेंगे तो आप यहाँ से ऐसे काट दीजिएगा, दूसरा नहीं ना रहेगा। जब हम पहले की बात करेंगे तो दूसरा क्या हो? दूसरा मत देखिएगा, बस इतना की बात करिएगा। जब हम दूसरे की बात करेंगे तो पहला को काट देंगे ना, यहाँ से काटेंगे, बोलिए ना। यस सर। आइए फिलहाल बाद में देखेंगे, मुझे एक बात बताइएगा, ये नियम कहता है, द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम या लूप का नियम एक ही बात है। तो वोल्टता क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज की बात करेगा। द प्रोडक्ट ऑफ ईच करंट विद देयर रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब इसमें क्या है ये बताइएगा। इस परिपथ में, इस वाले परिपथ में ऐसे धारा आई, अगर हम पहले की बात करें तो दूसरे को मत देखिएगा, पहले की बात करिए। ये करंट ऐसे अजीब दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, वो छोड़िए। अब मुझे बताइए, ये वापस आने पर ये I1 R1 में कौन करंट है? I1। तो ये नियम कहता है कि जो करंट जिस प्रतिरोध में जा रही है, पहले उनका क्या कर लीजिए? प्रोडक्ट गुणा किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध। तो इस धारा में कौन संगत प्रतिरोध है? चलिए गुणा करिए, I1 R1। चलिए इसमें कौन करंट है? I2 गुणा करिए, I2 R2 का कौन योग? बीजगणितीय योग। इन दोनों का कौन सा योग लेंगे? बीजगणितीय योग। सदैव क्या होता है? शून्य। ठीक है। या तो देखिए, एक चीज और इसमें मुझे इंक्लूड करना था, किसी भी परिपथ का, ऐसे नहीं केवल इसमें यहाँ पे लिखेंगे, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये रहेगा नियम ना। हमने कहा दिया शून्य होता है, वो उसमें एक नियम जो एक शब्द जोड़ना था, तब शून्य होगा। कैसे? किसी परिपथ का सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। ऐसे नहीं, सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आप जब धारा या प्रतिरोध की बात करेंगे तो कहना पड़ेगा कि किसी परिपथ के प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा
तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ऐसे कहना पड़ेगा। नहीं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ नहीं पूरा आपको याद रहेगा, या फिर इतना पूरा न कह करके आप ऐसे कर सकते हैं क्या, किसी परिपथ में लगे सभी, किसी परिपथ के लिए सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग सदैव क्या होगा, शून्य होगा ना। तो अब देखिएगा विद्युत वाहक बल, एक बात बताइए, आई और आर में तो ये विभव हो जाए कि नहीं, ये भी विभव हो जाए। तो हम सबसे बढ़िया क्या मानते हैं, कौन सा नियम जो अभी भी मैंने बोला, किसी परिपथ के प्रत्येक शाखा में, बताइए ऊपर वाले परिपथ को देखिए कितनी शाखाएं, कितने इसके आर्म है, कितनी भुजाएं हैं, 4। हाँ ठीक, 4। कोई अरे कितने लाइनें हैं, 4। तो इसकी ये क्या हो जाएगी, वो शाखा। किसी परिपथ के प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग सदैव उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बलों विद्युत वाहक बल यहाँ के सदिश योग के सदैव बराबर होता है ना। तो अब इन दोनों का भी सदिश योग लेना पड़ेगा। एक बात तो सुनिएगा, अरे वो याद हो जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं लेना। एक बात बताइए, ये विद्युत वाहक बल किया गया कार्य होता है क्या, याद है परिभाषा, विद्युत वाहक बल परिवहन किया गया कार्य। इसलिए ये प्राकृतिक पोल्यूशन है, ये प्राकृतिक डिस्टर्बेंसेस है, इसमें हमारा कोई मुद्दा नहीं। यहाँ सुनिएगा, बताइएगा इसका दिशा हमेशा माइनस से प्लस क्यों लिया जाता है। आप सर जी ये क्या मतलब हो गया, सुना, इसका दिशा हमेशा कहाँ लिया जाएगा, माइनस से प्लस में, किसका, विभवांतर का। अब आपको समझना पड़ेगा क्यों, एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन माइनस से निकलता है और घूम करके प्लस में जाता है, तब धारा होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत धारा मतलब इधर से माना जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, माइनस से प्लस, तो प्लस पे, अरे कहीं से भी गया हो लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यही पंक्ति में ना आया है, नहीं समझे आप, इलेक्ट्रॉन गया है माइनस से ना, अब वो पहुंचा कहाँ है, प्लस पे, तो यहाँ से उठा और जाकर के इस पर बैठ गया, तो चला किधर, इधर ना, इधर ना, तो विस्थापन किधर हुआ, इधर, जिधर विस्थापन उधर का विद्युत बल कार्य तो है। बढ़िया ना, सब छोड़िए, मैंने आपको नियम बता दिया कि कहाँ इधर लेते हैं। ओके, तो ऐसे बताइए इसका भी इधर होगा ना, माइनस से प्लस क्यों। अब जरा मुझे बताइएगा नियम क्या कहता है बेटा, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग। बताइए इस धारा की, इस परिपथ में, इस प्रतिरोध में कौन धारा, इन दोनों गुणा करिए, इसमें गुणा करिए, इन दोनों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब दिशा सही जोड़। एक मिनट, कि प्लस से धारा ऐसे आ रही है ना, ये धारा ऐसे जाएगी लेकिन ये धारा उसके विरोध में होगी। अच्छा, तो वापस यहाँ पर ये धारा ऐसे आ गई, तो जाते समय कहाँ जाएगी, I1 उधर जाएगी। I1 के लिए कहेंगे तो ये I1 के लिए मैंने बनाया, I2 के लिए कहेंगे तो उल्टा बनेगा। तो जरा बताइएगा I1, अब बताइए इधर देखिए, I1 ऐसे आ रहा है, I2 ऐसे जा रहा है, जब नीचे वाला नहीं है तो दोनों एक लेने में होगा ना, समझ में आ रहा है। तो बोलिए दोनों विरोध करेंगे, तो अगर हम इसको प्लस कहेंगे तो ये वाला क्या होगा, माइनस, या आप ना हम इसको माइनस कहेंगे उसको प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। अच्छा, बराबर उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। बेटा इसको बताइए, पहले प्लस, पहले वाले को प्लस माने हैं ना, अरे I1 वाले को प्लस माने, तो E1 वाला पहले लिखेंगे प्लस हो गया, माइनस। अब बताइएगा ई देखिए ऐसे आ रहा है, तीर इधर है, ई भी तीर एक ही दिशा में का, दिशा में नहीं लेकिन आएगा विपरीत, कैसे, इधर चल कैसे, इधर चल उससे, तो E1 माइनस E2 नंबर 1 समझ में आया, आपको समझ में आया, ये बोर्ड बना दिया, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं दूसरा वाले में आप लोग को चेक करना चाहूँगी, आप बना सकते हैं, ठीक है। राधिका बेटा आइए, ये किस लूप के लिए है, पहले लूप के लिए। अब किसके लिए, दूसरे लूप के लिए। जब पहले लूप की बात करेंगे तो दूसरा लूप को नहीं मानेंगे, और जब दूसरे लूप की बात करेंगे तो पहला लूप को नहीं मानेंगे, मतलब यहाँ से काट दीजिए आप, ये समझिए। अब बताइए इसमें क्या प्रतिरोध लगा है, दो बताइए, धारा बताइए, बोलिए धारा तो I2 होगी ना, किसी को भी आप लीजिए, चाहे इसको उसको कौन बोलिए, कहाँ से करना है, I2 R2, और आगे बोलिए I1 प्लस I2 और R3, I1 प्लस I2 और बाहर का R3, इन दोनों के बीच में प्लस की माइनस, सर प्लस होगा। इसमें कहाँ धारा उल्टे दिशा में, तो
क्या रहेगा प्लस। अब बराबर क्या है विद्युत वाहक बल ई बस एक है ना? एक को है ना? एक E2 पूरी आएगा। यस सर। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ I2 बाहर R2 प्लस R3 हाँ हाँ देखिए ना I1 प्लस I1 R3 R3 इक्वल टू E2 समीकरण नंबर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं समझ में आया आपको यस सर। नियम समझ में आया Yes. अब देखना कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग इस पे लाएंगे वेट स्टोन सेतु हो चाहे मीटर सेतु हो चाहे विभव मापी हो ठीक है ना वो सब हम लोग इससे लगा लेंगे ठीक है तो आप इसका परिभाषा लिखिएगा नियम दूसरा हेडिंग लिख लिए है ना लिखिएगा इस नियमानुसार कमा लगाइए किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ के लिखिएगा के किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सभी विद्युत वाहक बलों अब देखना कहीं लिखा रहेगा ना विभव स्रोत अब बताइए स्रोत है कि नहीं यहाँ पर स्रोत अरे ऊर्जा स्रोत है कि नहीं अब कहीं लिख देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना ओके आपने लिखा विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के सदैव बराबर होता है अर्थात समेशन आई आर इक्वल टू समेशन क्या ई बेटा बड़का ई लिखेंगे तो बड़ा वाला ई नहीं रहेगा अगर छोटा वाला ई लिखेंगे आप तो छोटा वाला बताइए क्या लिखूं छोटा वाला बनाना है छोटा वाला बनाना है मुझे चलेगा ना अब भले हम जो मानेंगे वो रहेगा भाई ओके तो आप लिखेंगे ये विद्युत क्षेत्रफल के मतलब इसको समझ लीजिएगा अर्थात करके ये लाइन लिखिएगा ये लाइन अर्थात करके ये लाइन लिखिएगा ओके डब्बा बना के सम्मान दिया जाएगा ठीक है अब जरा मुझे एक बात और बताइए क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता किसी विद्युत पर अभी लिखना नहीं है किसी विद्युत परिपथ के लिए सभी विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक स्रोतों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है अगर हम इसको भी इधर ला दें ये भी तो विद्युत वाहक बल है यह तो विद्युत वाहक बल है तो उन सभी का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा इधर आएगा तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा हो जाएगा समझ रहे ना मेरे ख्याल से ये बढ़िया है समझ में आया आपको ओके तो याद करके आपने लिख लिया ये और उसके बाद ना आप ये फोटो बना लीजिए नीचे एक बात और स्क्रॉल बना के नोट नीचे लिखवा दें हाँ ठीक है ये फोटो बनाइए साइड में और ये दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखिए और हाँ सुनिएगा ऊपर लिखिएगा किस लूप के लिए पहले प्रथम लूप के लिए यहाँ द्वितीय लूप के लिए चलिए दोनों बनाइए बेटा लोग दीजिए